अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने दरख्शां उर्दू दर्जा 10 इसका सबक नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12, जो कि एक नावल है जिसका नाम है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले आप अगर सबक नंबर 1 से सबक नंबर 11 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नावल किसका एक अहम हिस्सा है। नावल किसका एक अहम हिस्सा है, तो ध्यान रखेंगे नावल फिक्शन का एक अहम हिस्सा होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नावल किसकी देन है। नावल किसकी देन है, तो ध्यान रखेंगे मगरबी अदब की, यानी कि ये पश्चिमी देशों की देन है, पश्चिम से ही आया है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से ही आया है नावल, इसलिए नावल जो है वो मगरबी अदब की देन है। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखी जाए। किसने कहा, तो ये जो लाइन है ये कहा था बरतानिया की एक खातून अदबिया क्लारा देवस, जिसका नाम क्या था। बरतानिया की एक औरत थी जिसका नाम था अदबिया क्लारा देवस, उसी ने ये बात कहा था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में किसका नाम सरे फहरिस्त है। मतलब नंबर 1 पे किसका नाम आता है उर्दू नावल को फ़रोग़ देने में, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, यानी कि उर्दू नावल का बानी कह सकते हैं इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को ही कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू नावल का बानी भी कहा जा सकता है इसको, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है। तो उर्दू का पहला नावल जो है वो मरातुल उरूस है। मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मरातुल उरूस कब शाये हुआ, यानी कि उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस ये कब शाये हुआ, तो 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मरातुल उरूस के अलावा नज़ीर अहमद ने कितने नावल लिखे। तो मरातुल उरूस, जिसको उर्दू का पहला नावल कहा गया है, इसके अलावा भी नज़ीर अहमद 6 नावल लिखे थे, यानी कि टोटल 7 नावल लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सूरतुल ख़याल किसका नावल है। तो सूरतुल ख़याल जो है ये शाद अज़ीम आबादी का नावल है, शाद अज़ीम आबादी, तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाली के यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल के नाम लिखें। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के नावल का नाम है मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा, ये हाली के नावल का नाम है। तो ध्यान रखेंगे, आप पूछा सकता है जो इनमें से कौन हाली के नावल नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन में रहेंगे और एक अलग से रहेगा, तो उस पर आपको टिक कर देना है। तो ऐसा कब होगा, जब ये तीनों आपको याद रहेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर, उर्दू नावल के नए अहद का आगाज़ कब होता है, यानी कि उर्दू नावल जो है उसका नया अहद कब से शुरू होता है। तो 20वीं सदी के इब्तदा से, 20वीं सदी के इब्तदा से उर्दू नावल के नए अहद का, न्यू पीरियड का आगाज़ होता है। अगला सवाल है, अमराव जान किसका नावल है। तो ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ही नावल है अमराव जान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोदान और मैदान अम्ल किसके नावल हैं। तो ध्यान रखेंगे प्रेमचंद के नावल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान और मैदान अम्ल प्रेमचंद के नावल हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, लंदन की एक रात किसका नावल है। तो लंदन की एक रात यह सज्जाद जहीर का नावल है, सज्जाद जहीर। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना के कोड़ियटर बस्ती में, यानी कि बिजनौर जिला के अफजलगढ़ परगना कस्बा के कोड़ियटर बस्ती में ही नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला किस बुज़ुर्ग से मिलता है।
तो नज़ीर अहमद का जो ख़ानदानी सिलसिला है ये अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी नामक बुज़ुर्ग से मिलता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के कौन थे? तो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के थे मशहूर खलीफा, यानी कि अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी जो है वह शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खलीफा थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद ने अरबी की किताबों का दर्स किससे लिया? यानी कि नज़ीर अहमद अरबी की किताब किससे पढ़े? तो मौलवी नसरुल्लाह से। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है नज़ीर अहमद दिल्ली का कॉलेज में कब दाखिला लिया? यानी नज़ीर अहमद जो है वो दिल्ली के कॉलेज में कब दाखिला लिए? दिल्ली कॉलेज में तो 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद दाखिला लिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल के वक्त उसकी उम्र कितनी थी? यानी कि नज़ीर अहमद कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था? तो सिर्फ 13 साल के थे, तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद की शादी किससे हुई? तो नज़ीर अहमद की शादी हुई थी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। ध्यान रखेंगे, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से ही नज़ीर अहमद की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मुरातुल उरूस जो कि उर्दू का पहला नॉवेल करार दिया जाता है, मुरातुल उरूस के 2 किरदार कौन हैं जो अब भी ज़िंदा हैं? यानी कि इनमें किरदार निभाने वाले, रोल निभाने वाले 2 कौन हैं जो अब भी ज़िंदा हैं? तो अकबरी और असगरी ये 2 किरदार हैं जो अब भी ज़िंदा हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, नज़ीर अहमद का नावल नबातुन नाश कब शाया हुआ? तो नज़ीर अहमद का ही नावल है ये 1872 ईस्वी में शाया हुआ था। अगला सवाल कह रहा है, तौबतुन नसूह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तौबतुन नसूह नज़ीर अहमद का ही नावल है कि आशात कब हुई? यानी कि ये कब शाया हुआ? तो 1877 में तौबतुन नसूह की आशात हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम नावल कौन सा है? तो नज़ीर अहमद के नावल में जो सबसे अहम नावल है वो है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट नावल है, यानी कि सबसे अहम नावल है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के आखिरी नावल का नाम बताएं। तो नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा कब शाया हुआ? तो ये शाया हुआ था 1884 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। 1884 ईस्वी में नज़ीर अहमद का आखिरी नावल जिसका नाम है रोयाए सादिक़ा शाया हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का विसाल यानी कि इंतकाल कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था, विसाल हुआ था। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का विसाल किस उम्र में हुआ? तो नज़ीर अहमद का विसाल 74 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि जब नज़ीर अहमद का विसाल हुआ था तो उसकी उम्र 74 साल थी। अगला सवाल है, फसाना मुब्तला कब शाया हुआ? फसाना मुब्तला जो है ये 1885 में शाया हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करा है, फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। ध्यान रखेंगे, हमीदा कौन थी? नसूह की बेटी थी और फ़हमीदा नसूह की बीवी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नसूह के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो नसूह के जो बड़े बेटे थे उसका नाम था कलीम। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए ही नावल लिखा था, यानी कि अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद ने क्या लिखा? नावल लिखा। ए नंबर में दोस्तों 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 2। अगला सवाल है दोस्तों, नज़म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? नज़म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? ए नंबर में खुदा की, बी नंबर रसूल की, सी नंबर औलिया किराम की और डी नंबर सहाबा किराम की। सही आंसर दोस्तों ए नंबर खुदा की। अगला सवाल है दोस्तों, शबनम कमाली का असली नाम क्या है? ए नंबर हसन रजा, बी नंबर अहसन रजा, सी नंबर मुस्तफ़ा रजा, डी नंबर अहमद रजा। सही आंसर दोस्तों सी नंबर मुस्तफ़ा रजा। अगला सवाल है दोस्तों, शबनम कमाली बिहार के किस जिला में पैदा हुए? ए नंबर में समस्तीपुर, बी नंबर सीतामढ़ी,
सी नंबर दरभंगा और डी नंबर मुजफ्फरपुर। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर सीतामढ़ी में। अगला सवाल है, जिस नज़म में किसी की तारीफ़ या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में है नात, बी नंबर कसीदा, सी नंबर हम्द, डी नंबर मनक़बत। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर कसीदा। अगला सवाल है, नज़म हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल किसने लिखी है? ए नंबर शौक़ लखनवी, बी नंबर निदा फाजली, सी नंबर शबनम कमाली, डी नंबर जगन्नाथ आज़ाद। सही आंसर दोस्तों सी नंबर शबनम कमाली। अगला सवाल है, झेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? ए नंबर में है खुर्शीद, बी नंबर आफ्ताब, सी नंबर आसमां, डी नंबर सही आंसर दोस्तों सी नंबर आसमां। अगला प्रश्न है, हम्द के लग़वी मानी क्या है? ए नंबर में रसूल की तारीफ़, बी नंबर खुदा की तारीफ़, सी नंबर बुजुर्गानी तीन की तारीफ़ और डी नंबर फरिश्तों की तारीफ़। सही आंसर दोस्तों बी नंबर खुदा की तारीफ़। अगला सवाल है, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? ए नंबर खुदा के लिए, बी नंबर रसूल पाक के लिए, सी नंबर अम्बिया के लिए और डी नंबर बुजुर्गान दीन के लिए। सही आंसर दोस्तों ए नंबर खुदा के लिए। अगला सवाल है, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? ए नंबर में नात, बी नंबर सना, सी नंबर अक़ीदत, डी नंबर बंदगी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सना। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? ए नंबर रिज़्क़, बी नंबर रहमत, सी नंबर मेहरबानी, डी नंबर बुजुर्गी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रिज़्क़। अगला सवाल है, नूर की ज़िद क्या होगी? ए नंबर में कुल्फत, बी नंबर जुल्मत, सी नंबर हिकमत, डी नंबर शिरकत। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर जुल्मत। भट्ट और त्रेगना क्या है? तो आर्यभट्ट और त्रेगना जो कि चैप्टर का नाम है वो एक मजमून है। ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट और त्रेगना एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है हिंदुस्तान के कदीम तारीख, कदीम मतलब पुरानी प्राचीन तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है? यानी कि गोल्डन पीरियड किस दौर को कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा जिसको सुनहरा दौर कहा जाता है यानी कि गुप्त दौर से ही ताल्लुक था आर्यभट्ट का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी खगोल में, जो कि पटना के नज़दीक है, यानी कि खगोल पटना में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। अगला सवाल है खगोल का मानी क्या होता है? खगोल का मानी जो होता है वह इल्म नजूम होता है। इल्म नजूम इसका मतलब होता है सितारों से मुताल्लिक जो जानकारी होती है, जो इल्म होती है, उसी को उर्दू में इल्म नजूम कहा जाता है। तो खगोल का यही मानी होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ? तो आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था 564 ईस्वी में। 564 ईस्वी में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हुआ? तो आर्यभट्ट का इंतकाल जो हुआ था वो 88 साल की उम्र में हुआ था, यानी कि जब वो 88 साल की उम्र में थे तभी उसका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल कह रहा है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? तो त्रेगना में किया था। ध्यान रखेंगे इसलिए इसका नाम पड़ा है आर्यभट्ट और त्रेगना। तो अपना तजुर्बा गाह जो है वो त्रेगना में उसको कायम किया था, यानी कि वहाँ पे स्थापित किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है त्रेगना कहाँ वाक़ है? त्रेगना कहाँ वाक़ है? तो ध्यान रखेंगे पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में है। 30 किलोमीटर जुनूब मतलब होता है दक्षिण। तो ये मसूरी के पास है। ध्यान रखेंगे पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूरी के पास क्या वाक़ है? त्रेगना, जहाँ पे आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम किया था। तो ध्यान रखेंगे पटना से कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। किस जानिब है? जुनूब, यानी कि दक्षिण की तरफ। किसके बगल में है? मसूरी के बगल में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम बताएं। आर्यभट्ट के एक मशहूर तसनीफ़ का नाम, तो इसका नाम जो है आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र इसकी एक मशहूर तसनीफ़ यानी कि किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दुनिया का पहला साइंसदान जिसने साबित किया कि ज़मीन गोल है। तो दुनिया का पहला साइंसदान आर्यभट्ट ही था जिसने साबित किया था जो ज़मीन क्या है? गोल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स का जो विद्वान होता है उसी को माहिर इल्म रियाजी बोलते हैं। तो रियाजी मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो आर्यभट्ट ने किस मशहूर माहिर इल्म रियाजी की रहनुमाई की थी, यानी कि उसका गाइडेंस किया था। तो ये पाइथागोरस जो है उसी की रहनुमाई की थी। कौन? आर्यभट्ट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे निज़ाम शमसी मतलब होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो हमारा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, तो वो सूरज है। ध्यान रखेंगे, हमारे निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है, सॉरी यहाँ हमारे निज़ाम शमसी का जो तारा है वो कौन है, सूरज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन के बाशिंदे कितने तरह के ग्रहण देखते हैं। ज़मीन के जो बाशिंदे हैं वो कितने तरह के ग्रहण देखते हैं, तो 2 तरह के देखते हैं, एक सूरज ग्रहण और एक चांद ग्रहण। 2 ही तरह के ग्रहण देखते हैं, यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन क्या है। तो ज़मीन एक सैयारा है जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो ज़मीन क्या है, पृथ्वी क्या है, एक सैयारा यानी कि प्लैनेट ग्रह है। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, चांद क्या है। तो चांद एक जेली सैयारा है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, त्रेगना के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पश्चिम में जो बहती है उस नदी का नाम है सोन नदी, यानी कि सोन नदी जो है त्रेगना के पश्चिम में बहती है। अगला सवाल है, त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है। तो त्रेगना के पूरब में पुनपुन नदी बहती है। ध्यान रखेंगे, त्रेगना के पूरब में कौन सी नदी बहती है, पुनपुन। तो पूरब पौ से पूरब होता है और पौ से ही पुनपुन नदी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, त्रेगना के क्या मानी होते हैं। तो त्रेगना के जो मानी होते हैं वो होते हैं तारे गिनना त्रेगना के मानी होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है कब पेश आया। तो ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण पेश आया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा का नाम क्या है। तो अमेरिका का जो साइंसी तहकीकी इदारा है वो है नासा ही अमेरिका का साइंसी तहकीकी इदारा है, और भारत का जो है वो है इसरो। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे एंडरसन कौन थे। तो नासा का एक साइंसदान थे, यानी कि नासा का एक क्या थे, साइंसदान थे, जे एंडरसन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूरज ग्रहण किस वक्त शुरू होने वाला था। 2009 का जो सूरज ग्रहण था वो कब शुरू होने वाला था। तो सुबह 5:29 पर सूरज ग्रहण शुरू होने वाला था, यानी कि 5:29 पर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला हीरे का छल्ला यानी कि वो जो सूरज ग्रहण होने वाला था उसी को बोलते हैं अगला हीरे का छल्ला देखने के लिए दुनिया को कितने साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, 123 साल बाद फिर ऐसा सूरज ग्रहण हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 123 साल बाद ऐसा हीरे का छल्ला देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है, अगला हीरे का छल्ला कब दिखाई देगा। तो पिछला हीरे का छल्ला जो है वो 2009 में दिखाई दिया था। तो इसमें 123 अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3132, यानी कि अगला हीरे का छल्ला जो है वो, यानी कि अगला सूरज ग्रहण इतना बड़ा वो 3132 ईस्वी में दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आर्यभट्ट क्या थे। तो एक साइंसदान थे, उसके बाद माहिर इल्म नजूम थे, इल्म रियाजी में भी माहिर थे, और इल्म अलजेब्रा में भी माहिर थे, यानी कि इन सभी चीज़ों में आर्यभट्ट माहिर थे। साइंसदान थे, माहिर इल्म नजूम थे, यानी कि सितारों से मुतल्लिक जो इल्म था, उसके बाद मैथमेटिक्स में भी माहिर थे, और इल्मुल अलजेबर यानी कि अलजेब्रा की इल्म में भी काफ़ी माहिर थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निज़ाम एशारिया जिसको डायगोनल सिस्टम बोलते हैं का कारनामा किसने अंजाम दिया। तो निज़ाम एशारिया का कारनामा भी आर्यभट्ट ने ही अंजाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था
चैप्टर नंबर 11 यानी कि आर्यभट्ट और त्रिज्ञा का, इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और टॉपर मिशन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।